स्टिंग फ्रैक्चर्ड। इस कहानी की शुरुआत में रे नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो अपनी पत्नी जोआना के साथ जोआना के घर से थैंक्स गिविंग पार्टी से वापस लौट रहा होता है। पर इन दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स हो रहे होते हैं क्योंकि इनका जो रिलेशनशिप होता है उसमें कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स चलती रहती है। इनके साथ इनकी बेटी भी होती है जिसका बैटरी खत्म होने की वजह से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बंद हो जाता है। वो अपनी डैड से कहती है कि मेरा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बंद हो गया। रे कहता है कि मैं अगले गैस स्टेशन पर तुम्हें नई बैटरीज दिला दूंगा। कुछ देर बाद उसकी बेटी कहती है कि मुझे वॉशरूम जाना है, इसीलिए रे अगले गैस स्टेशन पर गाड़ी रोकता है जहां पर उसकी पत्नी और बेटी रेस्टरूम चले जाते हैं और वो बैटरीज लेने के लिए जाता है। लेकिन स्टोर का जो ओनर होता है वो कहता है कि हम सिर्फ कैश लेते हैं, इसीलिए वो बैटरीज नहीं लेता। इसके बाद वो अपनी गाड़ी में वापस आ जाता है जहां पर उसकी बेटी और उसकी पत्नी भी वापस आ चुके होते हैं और तभी उसकी बेटी को याद आता है कि उसका जो छोटा सा मिरर था शायद वो वॉशरूम में छूट गया। ये बात वो अपनी मॉम को बताती है जिसके बाद उसकी मॉम वॉशरूम में देखने के लिए जाती है। साथ ही रे पीछे वाली सीट में उसे चेक कर रहा होता है। इस वक्त उसकी बेटी बाहर होती है और तभी उसकी बेटी देखती है कि सामने कंस्ट्रक्शन साइट की दीवार पर गेट वेल सून का बलून है जिसे देखकर वो अट्रैक्ट हो जाती है, उस दीवार के पास जाती है। पर तभी अचानक से वहां पर एक डॉग आ जाता है जो रे की बेटी पर भौंकने लगता है। रे भी अपनी बेटी को पीछे देख लेता है। वो उस डॉग को भगाने के लिए एक पत्थर फेंकता है। उस पत्थर से रे की बेटी डर कर नीचे गड्ढे में गिर जाती है। रे अपनी बेटी को बचाने के लिए उसी के साथ कूद जाता है और जमीन पर सर लगने की वजह से बेहोश हो जाता है। जब रे को होश आता है तो देखती है कि उसकी पत्नी की गोद में उसकी बेटी है। उसकी बेटी बहुत जख्मी होती है। रे पूरी तरह से सुन्न हो चुका है, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि उसके आसपास क्या हो रहा है। अभी उसकी पत्नी उसके पास आती है, उसे मारने लगती है ताकि वो होश में आए। वो अपनी पत्नी को धक्का देता है और अपनी बेटी के पास जाता है। ये देखता है कि उसकी बेटी के हाथ में फ्रैक्चर हुआ है। वो अपनी पत्नी के साथ अपनी बेटी को वापस गाड़ी में लाता है। हालांकि उसकी पत्नी एम्बुलेंस को बुलाना चाहती है पर रे कहता है कि मैंने कुछ ही माइल्स पीछे एक हॉस्पिटल को देखा है, एम्बुलेंस के आने से पहले हम वहां पहुंच जाएंगे। इसके बाद वो अपनी पत्नी और बेटी को लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाता है। यहाँ पर उसकी पत्नी का बिहेवियर उसके साथ बहुत ज्यादा पोलाइट हो जाता है जबकि पहले वो उसके साथ आर्ग्यूमेंट्स कर रही थी। ये अब रिसेप्शन पर जाता है। वो अपनी बेटी को इमरजेंसी में एडमिट करवाना चाहता है लेकिन उसकी बेटी को इमरजेंसी में एडमिट नहीं किया जाता। साथ ही यहाँ पर जो रिसेप्शनिस्ट होती है वो रे से कहती है क्या तुम अपनी बेटी के किसी ऑर्गन को डोनेट करना चाहोगे। ये बात सुनकर उसे बहुत अजीब लगता है और वो मना कर देता है। इसके बाद डॉक्टर उसकी बेटी को चेक करता है और बताता है कि उसके हाथ में फ्रैक्चर है लेकिन हो सकता है कि उसे ब्रेन इंजरी भी हुई हो, इसीलिए उसका कैट स्कैन करना होगा। और अब रे की पत्नी अपनी बेटी को लेकर नीचे कैट स्कैन के लिए चली जाती है। रे बहुत ज़्यादा इंजर्ड होता है, वो थका हुआ है, इसीलिए वहीं पर सो जाता है। और कुछ देर बाद जब उसकी आंख खुलती है तो रात हो गई होती है। हॉस्पिटल का जो स्टाफ होता है वो भी अब चेंज हो चुका है। वो वॉशरूम में जाता है जहाँ पर वो देखता है कि उसके सर पर स्टिचेस लगे हुए हैं। इसके बाद वो रिसेप्शनिस्ट के पास जाता है और कहता है कि अभी तक मेरी बेटी का कैट स्कैन क्यों नहीं हुआ, मैं पिछले कई घंटों से बाहर बैठा हुआ हूँ। रिसेप्शनिस्ट जो कि अब बदल चुकी है वो उसे बताती है कि आपकी बेटी के नाम का कोई भी रिकॉर्ड यहाँ पर नहीं है। ये समझ जाता है कि उसके साथ धोखा किया जा रहा है, इसीलिए वो कहता है कि मैं उस डॉक्टर से मिलना चाहता हूँ जिस डॉक्टर ने मेरी बेटी को चेक किया था। पर अब वो डॉक्टर घर जा चुका है, उसकी शिफ्ट खत्म हो चुकी है। रे को यहाँ पर सब पर शक हो जाता है। उसे लगता है कि यहाँ पर ऑर्गन्स बेचे जाते हैं, इसीलिए मॉर्निंग में जो रिसेप्शनिस्ट थी उसने पूछा था कि क्या आप अपनी बेटी के किसी ऑर्गन को डोनेट करना चाहोगे। उसे बहुत गुस्सा आता है और चिल्लाना शुरू कर देता है। तभी यहाँ पर एक नर्स आती है। ये नर्स मॉर्निंग में उस वक्त भी ड्यूटी पर थी जब रे अपनी पत्नी और बेटी के साथ यहाँ पर आया था। रे उससे अपनी पत्नी और बेटी के बारे में पूछता है। नर्स कहती है कि जब तुम मॉर्निंग में यहाँ पर आए थे तो तुम पूरी तरह से अकेले थे, तुम्हारे साथ कोई भी नहीं था, तुम अपनी सर की चोट दिखाने के लिए यहाँ पर आए थे। नर्स की बातें सुनकर वो पूरी तरह से बेकाबू हो जाता है। उसे लगता है कि हॉस्पिटल वालों ने उसकी बेटी और पत्नी को किडनैप कर लिया है ताकि उनके ऑर्गन्स निकाले जा सकें। और अब जब वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाता है तो उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर नीचे स्टोर में बंद कर दिया जाता है। रे अब भी होश में है और जैसे ही उसे मौका मिलता है वहाँ से भागकर हॉस्पिटल के बाहर आ जाता है जहाँ पर 2 पुलिस वाले होते हैं। रे उन्हें सब कुछ बता देता है कि किस तरह से वो अपनी पत्नी और बेटी के साथ मॉर्निंग में यहाँ पर आया था पर हॉस्पिटल वालों ने उसकी पत्नी और बेटी को गायब कर दिया। ये सुनने के बाद दोनों पुलिस वाले हॉस्पिटल के अंदर आते हैं और पूछताछ करना शुरू कर देते हैं। डॉक्टर पुलिस को बताता है कि रे अकेला ही हॉस्पिटल में आया था क्योंकि उसके सर पर चोट लगी थी। इसके बाद सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को चेक किया जाता है
और वो सब देखते हैं कि रे अकेला बैठा हुआ है। रे के मुताबिक जहाँ पर उसकी पत्नी और बेटी बैठे हुए थे वो वाला एंगल कैमरे में कवर नहीं होता, जिससे ये साबित नहीं हो पाता कि रे यहाँ पर अकेला आया था या अपनी पत्नी और बेटी के साथ। इसके बाद कैट फाइल को भी चेक किया जाता है कि आज किस किस का कैट स्कैन हुआ है, पर उसमें भी रे की बेटी का नाम नहीं होता। और अब रे की ऐसी कंडीशन देखने के बाद यहाँ पर एक साइकाइट्रिस्ट को बुलाया जाता है जो रे से उसकी पत्नी जोएना और उसकी बेटी के बारे में बहुत सारे सवाल करती है। और उन सवालों का जवाब देते देते रे के मुंह से उसकी पहली पत्नी एबी का नाम निकल जाता है। साइकाइट्रिस्ट उसकी पहली पत्नी के बारे में पूछती है। रे बताता है कि आज से 8 साल पहले उसकी पहली पत्नी एबी का कार एक्सीडेंट हो गया था जिसमें उसकी मृत्यु हो गई, और जब उसकी पहली पत्नी की मृत्यु हुई उस वक्त वो प्रेग्नेंट थी। रे की सारी बातें सुनने के बाद और अब तक जो भी सबूत मिले होते हैं उस आधार पर सबके सब इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि रे अपने मन से कोई कहानी बना रहा है। अब तक उसकी पहली पत्नी की मौत का दर्द, उसका सदमा उसके दिमाग से नहीं निकला, इसीलिए वो अजीब अजीब सी बातें कर रहा है। जबकि सच तो ये है कि वो अकेला ही हॉस्पिटल आया था, लेकिन रे इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है और पुलिस को इंसिस्ट करता है कि आप मेरे साथ उस जगह पर चलो जहाँ पर यह हादसा हुआ था। और अब पुलिस उसके साथ उस हादसे वाली जगह पर जाती है और जहाँ उसकी बेटी गिरी थी वहाँ पर बहुत सारा खून होता है, जबकि उस वक्त ये खून नहीं था जब उसकी बेटी गिरी थी। और अब क्योंकि यहाँ पर खून है इसीलिए ये एक क्राइम केस बन चुका है। पुलिस को लगता है कि रे ने अपनी बेटी और अपनी पत्नी को मार दिया, इसीलिए उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। साइकाइट्रिस्ट उससे एक बार फिर से सवाल पूछती है जिस पर रे बताता है कि जब मेरी बेटी ऊपर से गिरी थी तो वहाँ पर एक डॉग था जो मेरी बेटी के ऊपर भौंक रहा था। मैं अपनी बेटी को बचाने के चलते उसके साथ ही गड्ढे में गिर गया। साइकाइट्रिस्ट को पूरा यकीन हो चुका है कि वो मेंटली पूरी तरह से स्टेबल नहीं है। वो जो कुछ बोल रहा है उसमें कोई सच्चाई नहीं है, वो सारी कहानियां अपने मन में बना रहा है। और तभी रे को मौका मिल जाता है। वो पुलिस वाले की गन छीन कर इन सब को गैस स्टेशन में बंद करके वापस हॉस्पिटल में आ जाता है। यहाँ सबसे पहले वो डॉक्टर के कपड़े पहनता है और नीचे बेसमेंट में जाता है जहाँ पर कैट स्कैन किया जाता है। वहाँ पर उसे वो रिसेप्शनिस्ट भी दिख जाती है जो मॉर्निंग में उससे पूछ रही थी क्या तुम अपनी बेटी के ऑर्गन्स डोनेट करना चाहोगे। और अब उस रिसेप्शनिस्ट ने नर्स के कपड़े पहने हुए होते हैं। रे को यकीन हो जाता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और जब वो आगे जाता है जहाँ पर एक ऑपरेशन थिएटर होता है तो वो देखता है कि अंदर उसकी बेटी है जिसके चारों तरफ डॉक्टर खड़े हैं। वो समझ जाता है कि ये सब उसकी बेटी के ऑर्गन्स को निकालना चाहते हैं, इसीलिए उनके सामने जाकर उन सबको गन पॉइंट पर ले लेता है और कहता है कि तुम्हें मेरी बेटी को छोड़ना होगा। ये सब वही लोग होते हैं जो सुबह से उसे झूठ बोल रहे थे। यहाँ पर उसकी पत्नी जोएना भी होती है जो बेहोश है। वो अपनी पत्नी और बेटी को व्हील चेयर पर रखता है, पर इससे पहले कि वो यहाँ से निकलता डॉक्टर उसे पकड़ लेते हैं और तभी रे गोली चला देता है जिससे सिलेंडर फट जाता है। इस वजह से डॉक्टर और स्टाफ जख्मी हो जाते हैं। यहाँ से रे अपनी पत्नी और बेटी को लेकर बाहर निकलता है। सामने एक डॉक्टर होता है जो उसका रास्ता रोकने की कोशिश करता है, पर रे उसे गोली मारकर उसके पैर को जख्मी कर देता है। रे किसी तरह से अपनी पत्नी और बेटी को ऊपर अपनी गाड़ी तक ले आता है। उसके चेहरे पर एक संतुष्टि है कि उसने अपनी पत्नी और बेटी को बचा लिया। जोएना भी होश में आ चुकी होती है और रे से कहती है कि थैंक्स, तुमने हमें बचा लिया। वो अपनी पत्नी को गाड़ी के मिरर में देख रहा होता है, लेकिन पीछे उसकी पत्नी नहीं होती बल्कि एक पेशेंट होता है जिसे वो ऑपरेशन थिएटर से उठाकर ले आया था। यानी कि अब तक जो कुछ वो देख रहा था सब उसकी इमेजिनेशन थी। सच्चाई तो ये थी कि जब वो अपनी बेटी के साथ ऊपर से नीचे गड्ढे में गिरा था तो उसकी बेटी की मृत्यु हो गई थी। वो कुछ पलों के लिए सुन्न हो गया था। इसके बाद उसकी पत्नी जोएना उसे होश में लाने के लिए मार रही थी और उसने जोएना को धक्का दिया था। धक्का देने की वजह से उसकी पत्नी की भी मृत्यु हो गई थी। उसने चंदी पलों में अपनी वजह से अपनी पत्नी और बेटी को खो दिया, क्योंकि जब उसने डॉग को भगाने के लिए पत्थर मारा था तो उसी पत्थर से डरकर उसकी बेटी नीचे गिर गई थी और अब उसकी वजह से उसकी पत्नी भी मर चुकी थी और इस सदमे की वजह से वो कुछ देर के लिए पूरी तरह से ब्लैंक हो गया था। इसके बाद उसने अपनी पत्नी और बेटी की बॉडी को पीछे गाड़ी के ट्रंक में रखा था और अब भी उनकी बॉडी ट्रंक में ही है। चंद पलों में जो कुछ हुआ उसके दिमाग ने उसे भुला दिया। उसके दिमाग ने उसे वही चीज दिखाई जो देखना चाहता था। इसीलिए हॉस्पिटल में उसकी पत्नी उससे बहुत ही पोलाइटली बात करती है जैसा कि वो हमेशा चाहता था।
उसका दिमाग उसे वही दिखा रहा होता है जो वो देखना चाहता है। उसने अपने दिमाग में भ्रम बना लिया होता है कि हॉस्पिटल वालों ने उसकी पत्नी को और बेटी को अगवा कर लिया है, वो उनके ऑर्गन्स निकालना चाहते हैं, जबकि सच्चाई में ऐसा कुछ भी नहीं होता। रे के साथ दरअसल ऐसा जिंदगी में दूसरी बार बड़ा हादसा हुआ होता है। पहली बार 8 साल पहले उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी जब वो प्रेग्नेंट थी, और आज उसने अपनी बेटी और अपनी पत्नी को खो दिया। इसीलिए उसका दिमाग इस सच्चाई को चाहकर भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता। उसके दिमाग पर इन हादसों का इतना गहरा असर हुआ होता है कि उसका दिमाग उसे वही चीज़ें दिखा रहा होता है जो वो देखना चाहता है। वो अपनी पत्नी और बेटी की मौत को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, और अब उसे यकीन है कि वो अपनी पत्नी और बेटी को हॉस्पिटल से बचा कर ले आया है। वो दोनों की दोनों खुश है। इसीलिए ड्राइव करता हुआ वो अपनी बेटी के फेवरेट सॉन्ग को गा रहा होता है। उसके चेहरे पर खुशी होती है, उसके मन में शांति है, पर सच्चाई कुछ और ही है जिससे वो बहुत दूर है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।